क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, पिछले क्लास में उन्होंने किया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायोंसी, और उसका एक रिलेशन निकाला था कि जब भी कभी किसी बॉडी को किसी फ्लूइड्स के अंदर डालते हैं तो उस बॉडी का जो वेट होगा और जितना पार्ट पानी के अंदर उसका सबमर्ज्ड होगा, वो डिस्प्लेस लिक्विड का जितना अपथ्रस्ट होगा, बाइंस फोर्स होगा, वो अगर दोनों के बराबर, यानी वेट ऑफ द बॉडी एंड अपथ्रस्ट और वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड बराबर होता है, तो बॉडी फ्लोट्स करता है। और उसके बाद में एक दूसरे क्लास में हम लोगों ने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। अभी और न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे अभी उस पे। ठीक है, चलता रहेगा वो आगे। थ्योरी में एक टॉपिक है ये, आज हम लोग करेंगे एक नया टॉपिक मैकेनिकल ऑफ फ्लूइड्स, क्लास 11 फिजिक्स का, और वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी विस्कोसिटी जानते हैं? कोई आइडिया आप लोगों को बताया कि जब भी कभी लिक्विड को फॉलो कराते हैं या लिक्विड को मूव कराते हैं, तो लिक्विड का जब स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंस फ्लो, नाम सुना है? स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये होता है कि अगर लेयर बाय लेयर पानी चलता रहे तो, जैसे एक नदी के किनारे में जाके खड़े हो जाइए और जहां पे पानी कम है, या नहर के किनारे में, तो नहर में पानी है ना, ऐसे चलता रहेगा, हल्के हल्के पानी चलता रहता है। ऊपर में आप कागज का बोट बना के, कागज का किश्ती बना के डाल देंगे तो ऊपर वो चलता रहेगा, ऐसे ऊपर ऊपर जाता रहेगा। तो वो जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, लेयर बाय लेयर मूव होता है। लेकिन मान लो कहीं पे पानी गिर रहा होगा, ऐसा ढलान होगा, तो जो पानी जहां पे गिर रहा होगा ना, वहां पानी बहुत तेजी से गिरता है, तो वो जो किश्ती था ना, वो उथल पुथल होकर डूब जाता है। तो वहां पे पानी की स्पीड जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है, ज्यादा कम होने लगता है। तो वहां पे हम लोग कहते हैं टर्बुलेंस फ्लो। टर्बुलेंस फ्लो जहां पे पानी का स्पीड ज्यादा कम होता है, उथल पुथल होता है, इरेगुलर होता है। लेकिन जहां पे लेयर बाय लेयर पानी चल रहा होता है उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। कितनी बात सुन रहे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप पानी को अपने घर के पास नहर में, नाले में भी देख सकते हैं। नाले में पानी अगर चल रहा हो तब भी आप देख सकते हैं हल्के हल्के पानी चल रहा होता है। ठीक है, कितनी बात सुनिए। पानी हो या कोई भी लिक्विड हो, अगर उसको मूव कराएंगे, पानी इसलिए कि बहुत इजीली हम लोग विजिबल है और देखते हैं, कोई लिक्विड को तो इतना आसान नहीं है देखना, लेकिन हाँ पानी को देखते हैं कि पानी नहर में चलता रहता, नालियों में चलता रहता है, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं उसको। क्या बताया कि जो वाटर होता है एक H2O मॉलिक्यूल्स होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है, और एक आयनिक कंपाउंड जो ना, वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, मैं थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ एक स्ट्रक्चर बनाकर। जैसे ये वाटर है H2O है ना, ये फॉर्मूला हो गया, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे ये लोन पेयर होता है और ये हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो हाइड्रोजन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है ना, ऑक्सीजन जो है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक आयनिक मॉलिक्यूल होता है। ऐसे जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल है
सब आयनिक मॉलिक्यूल है और सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। कितनी बात समझ में? तो ये जो मॉलिक्यूल के अंदर आपस में अट्रैक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये जो लिक्विड है, ये जो पानी है, पानी लिक्विड के फॉर्म में कैसे है पता है आपको? पानी जो है लिक्विड क्यों है? स्टीम का नाम सुना है, वाटर वेपर का नाम सुना है? वाटर वेपर क्या होता है? जैसे यहाँ पानी छोड़ देंगे थोड़ी देर में, मतलब तो गर्मी के दिन होंगे तो ये जल्दी से सूख के पानी हवा में चला जाएगा। तो ये पानी हवा में चला गया तो क्या हो गया? वेपर बन गया ये। तो वेपर कैसे बन गया ये? तो बताते हैं कि जो वाटर के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, जितनी हीट मिलता है गर्मी की वजह से, वो मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूट जाता है, वो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो एक एक मॉलिक्यूल भाप बन के सब उड़ जाते हैं, सब वाटर मॉलिक्यूल हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है। और अगर बाइंड करके रखेंगे तो एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो एक दूसरे के साथ होने की वजह से ही वाटर लिक्विड के फॉर्म में है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ही वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो एक तो वाटर ऐसा है जो स्टैंडिंग है, जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन एक वाटर ऐसा जो फ्लो करे। जैसे मान लो ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, बिल्कुल ज़मीन का हिस्सा है, और यहाँ हम लोग पानी के लेयर्स बनाते, ये पानी के कुछ लेयर्स बना लिए। अब क्या देखते हैं कि जब पानी को फ्लो कराते हैं या पानी बह रहा होगा, तो ये जो सबसे नीचे वाला है, इसकी स्पीड सबसे कम होगा, इसकी स्पीड सबसे कम होगा। अगर स्पीड के हिसाब से अगर दिखाएंगे इसको, अगर स्पीड के हिसाब से दिखाते हैं तो इसकी स्पीड सबसे कम होगा, इतना होगा। और दूसरा वाला लेयर है, उसकी स्पीड उससे ज़्यादा होगा, इसकी स्पीड उससे ज़्यादा होगा। तीसरा लेयर की स्पीड उससे ज़्यादा होगा, चौथे लेयर की स्पीड उससे भी ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे ये लेयर ऊपर जाएंगे ना, उसके स्पीड बढ़ता जाता है, ये इसकी स्पीड बढ़ता जाता है। ठीक, कितनी बात समझ में आई? ये जो लेयर बाय लेयर स्पीड होता है, इसको हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो करते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो करते हैं, लेयर बाय लेयर जो फ्लो होता है। और यहाँ पे स्पीड नीचे वाले के कम क्यों है, ऊपर वाले के ज़्यादा क्यों है? जब पानी फ्लो कर रहा होगा ये वाला लेयर, तो इसके नीचे जो सबसे अपर लेयर है, उसके नीचे वाला एक लेयर होगा, उसके ऊपर लेयर नहीं है। इसके पानी के तो अपर सरफेस है, तो ऊपर तो पानी है नहीं, नीचे है। तो उस नीचे वाला पानी का लेयर इसको एक दूसरे को अपोजिट मोशन में अपोज करते हैं, एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। इसका जो सेकंड वाला देखते हैं, जैसे ये तो फर्स्ट वाला था और ये सेकंड वाला में देखते हैं, इसका ऊपर से भी, ये सेकंड वाला जो लेयर है, इसके ऊपर भी पानी का लेयर है, उसके नीचे भी पानी का लेयर है। अब ये दोनों तरफ से अपोज होता है, ये दोनों तरफ से, ये आगे जाना चाह रहा है तो ये पीछे खींचता है और ये भी पीछे खींचता है, तो ये दोनों की वजह से अपोज होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, क्या देखते हैं कि इसकी स्पीड कम होते जाता, कम होते जाता, कम होते जाता है। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और ये एक दूसरे को जो अपोज कर रहे हैं मोशन को, इसी को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। इसको वैसे अपोज करने वाले फोर्स को कहते हैं ड्रैगिंग फोर्स, विस्कस फोर्स। ये जो एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज कर रहा है, उसको कहते हैं हम लोग ड्रैगिंग फोर्स, विस्कस फोर्स। और ये एक लिक्विड के अंदर जो नेचर होता है, जो एक दूसरे को मोशन को अपोज करता है, इसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। कितनी बात समझ में नहीं समझ में आई? ये आगे चले, एक और एग्जांपल समझाते हैं। देखिए इसको लेयर ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे मैंने लेयर बना लिया, एक लेयर एक नंबर हो गया, और ये जो है ना दूसरा लेयर बना लिया हमने ऐसे। ठीक, इसका ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ठीक है। इस तरह से मान लो ये अपर लेयर जो ना, ये मेरा अपर हैंड है, ये ऐसे है, और ये दोनों ऐसे सटे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों सटे हुए हैं बिल्कुल, मगर मूव कर सकते हैं। कितनी बात सुने? तो जब ये इसको मूव कराएंगे ऐसे, तो देखिए ये आगे जा रहा है, ये हमारा ऊपर वाला लेयर आगे जा रहा है। ठीक है, आगे जा रहा नहीं है। तो जब ये आगे जा रहा होगा तो इसको अपनी तरफ खींच के ले जा रहा होगा। अपर जो फर्स्ट लेयर है वो सेकेंड लेयर को अपनी तरफ खींच के ले जाना चाहेगा, तो ये खींचेगा। लेकिन ये जो नीचे वाला है उसकी स्पीड कम है, तो वो पीछे की तरफ रुकेगा, पीछे की तरफ जाएगा।
तो ये जो एक लेयर है दूसरे लेयर को अपने आगे ले जाना चाहता है, लेकिन दूसरे लेयर के स्पीड कम होने की वजह से वो एक पीछे ले जाना चाहता है। तो दोनों एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं। देखो ऐसे जा रहा नहीं है, तो ये जा रहा है तो ये इसको आगे ले जाना चाह रहा है, लेकिन इसकी स्पीड कम है तो ये पीछे जाना चाह रहा है या स्लो चलना चाह रहा है, स्लो रह जा रहा है। तो इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को मोशन को रोक रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्ट मतलब रुकावट डाल रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग भाग रहे हैं, दो लोग भाग रहे हैं, दो आदमी के स्पीड में डिफरेंस है, एक ज्यादा स्पीड से चल रहा है, एक कम स्पीड से चल रहा है। अब दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, अब दौड़ते हुए भाग रहे हैं। तो जो तेज वाला वो तो आगे आगे जाएगा और जो कमजोर हल्के चलने वाला वो पीछे पीछे चलेगा। तो जो तेज वाला है उसकी स्पीड को रुकावट कौन डाल रहा है? वो जो दूसरा वाला है। अगर वो दूसरा नहीं होता तो खूब तेजी से भाग जाता, वो तो है बहुत तेजी से भाग के निकल जाता है, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ना है उसको, तो उसको लेके जाना। तो ये अपने स्पीड से जाना चाह रहा, लेकिन इसकी वजह से इसका स्पीड कम हो गया। और वो जो दूसरा है, दूसरा अब उसके बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी अपनी स्पीड है, तो इसकी वजह से ये अपने स्पीड से चल रहा है, तो वो पहले वाले की स्पीड को कम कर दे रहा है। ठीक है, तो पहला वाला आगे ले जाना चाह रहा है खींच के, कि जल्दी चलो, खींच के ले जाना चाह रहा है, तेजी से चलो, तो वो तो आगे ले जाना चाह रहा है, लेकिन इसकी अपनी एक पोटेंशियल है, उसकी वजह से वो पीछे की तरफ हल्के चलने की वजह से वो पहले वाले को स्लो कर दे रहा है, पहले वाला को स्लो कर देता। तो ऐसे ही क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं ड्रैगिंग फोर्स। इस लेयर और इस लेयर के बीच में एक फोर्स लगता है, बैकवर्ड फोर्स, ये इसको कहते हैं ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स और विस्कस फोर्स भी बोलते हैं हम लोग, विस्कस फोर्स। कितनी बात सुनी? तो एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में हर जगह यही होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे उसका स्पीड बहुत ही कम होते जाता है। तो ये जो लेयर बाय लेयर एक अपोजिंग फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगता है, इसको ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। और ये जिस लिक्विड में इस तरह का फोर्स होता है उसके अंदर ये जो प्रॉपर्टीज होता है कि एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करता मोशन में, उसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं या ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं, और उस नेचर को कहते हैं विस्कोसिटी। कितनी बात समझ में आई? विस्कोसिटी लिक्विड के अंदर मिलता है, जो लिक्विड होते हैं ना अलग अलग उनका विस्कस होता है। जैसे नॉर्मल वाटर है उसके अंदर जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं चिपचिपाहट। चिपकता है ना हाथे, तो पानी को रखेंगे तो कम हल्के चिपकेगा। और एक होता है चावल का पानी, जैसे चावल बनाते हैं ना तो उसमें से पानी निकाल देते हैं, जो गोल्डन राइस होता है उसको बनाते हैं, तो वो ठंडा होता है तो उसमें भी चिपचिप आ जाता है, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो गई। एक होता है वो हमारा चिपकाने वाला कागज को चिपकाता है ना, फेविक्विक, फेविकोल, फेविक्विक। पहले एक गम आता था, गम जो लिक्विड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आता था, तो ट्रांसपेरेंट डालते थे तो वो ट्रांसपेरेंट वाला भी चिपका देता था, तो उसके अंदर भी चिपकने की कैपेसिटी थी, उसको भी विस्कस बोलते हैं। लेकिन उसका विस्कस जो नेचर है, फेविकोक एक होता फेविक्विक, बहुत जल्दी चिपका देता और टूटी हुई चीजों को भी चिपका देता है, और ऐसा चिपका देता फिर छूटेगा नहीं। जैसे देखा होगा आजकल येलो वाला 5 रुपए की आती है ट्यूब, उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, अगर हाथ को लगाओ ना तो हाथ चिपक जाता है ऐसे। अगर हाथ के बीच में अगर वो फ्लूइड्स आ गया तो ये दोनों हाथ चिपक जाते हैं, इस तरह से छूटते नहीं। तो इसका मतलब क्या, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, एक लेयर दूसरे लेयर को चिपका लेता है। तो चिपचिपाहट से भी हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी विस्कोसिटी कितना है। यहाँ पे क्या बताया कि जो भी कोई लिक्विड फ्लो करता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है, तो एक लेयर दूसरे लेयर के मोशन को अपोज करता है। ये अपोजिंग फोर्स को ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं, और जिस लिक्विड के अंदर ये नेचर होता है उसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। कितनी बात में विस्कोसिटी को अगर दूसरे लैंग्वेज में कहें तो हम लोग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। फ्रिक्शन का नाम तो सुना होगा, मोशन में पढ़ते हैं कि जब कोई बॉडी को मूव कराते हैं तो सरफेस जो कांटेक्ट में आता है वो एक अपोजिंग फोर्स लगाता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स।
फ्रिक्शन तो पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें हैं। मोशन वर्क मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आता फ्रिक्शन। कितनी बात सुन रही। और हम लोग जमीन पे खड़े हैं किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं हो, पॉलिश सरफेस हो, बिल्कुल स्लिपरी हो, तो हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, स्लिप करके गिर जाएंगे। हमारे बैलेंसिंग जो होता है फ्रिक्शन की वजह से होता है। या कार वार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो वो रफ सरफेस होता है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो वो उसको टर्न लेना बहुत आसान है। और जहाँ पे चिकना होता है, केले के छिलके होते हैं या कोई और चिकनाहट होता है, वहाँ पे साइकिल टर्न लेते हैं तो साइकिल ही गिर जाता है, बाइक गिर जाता है धूम सेकंड, तो वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है। कितनी बात सुन में फ्रिक्शन समझ में आया? तो ड्राई लैंड पे जो फ्रिक्शन होता है लिक्विड के अंदर, वही विस्कस कहलाता है। लिक्विड के अंदर अपोजिंग फोर्स इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। ठीक है, तो मैं इसका एक लिटरल डेफिनेशन लिख देता हूं विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी को एक लिटरल जो डेफिनेशन होना चाहिए एक ऑर्डर में, मैं वो लिख देता हूं। विस्कोसिटी पॉइंट तो समझ में आ गया ना, इसे नोट बना लो, बना दूंगा अभी आगे, अभी जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसका। ओके ठीक है, ये एक हम लोगों ने एक लिटरल डेफिनेशन लिख दिया, मैं पढ़ के समझाता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which an internal force of friction comes into play when a fluid is in motion and which oppose the relative motion between its different layers। क्या बताया कि ये एक प्रॉपर्टीज है, फ्लूइड्स का प्रॉपर्टीज होता है कि जब भी कभी एक लिक्विड मोशन में होता है तो एक लेयर दूसरे लेयर के मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये हो गया इसका मतलब, ये लिटरली लिख दिया ताकि कभी एग्जाम में लिखना हो तो लिख सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जैसे अभी हमने दिखाया था। ठीक है, ये हमारा क्या बताया कि जैसे लिक्विड अगर फ्लो कर रहा होगा तो सबसे कम वेलोसिटी के नीचे होगा, और जो सबसे सरफेस पे होगा ना इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जो बिल्कुल टच कर रहा होगा बॉटम को, वो उसकी तो वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती है। सबसे अपर लेयर की जो स्पीड होगी सबसे मैक्सिमम होगा, तो इसकी जो है ना मैक्सिमम वेलोसिटी होगी सबसे अपर लेयर की। बाकी इसके बीच में सबकी स्पीड कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा, इस तरह से दे रखा है। तो ये एक हम लोग स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? अब जैसे बताया क्या कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम लोग बताते हैं कि अगर मान लो एक कंटेनर है, एक बीकर है, उसमें हम लोगों ने पानी ले रखा है, उसको ऐसे ऐसे स्टीयरिंग कर देते हैं, चम्मच से ऐसे घुमा देते हैं। तो जब हम लोग, या याद होगा जब कपड़े धोते हैं ना, तो पानी डालते हैं फिर सर्फ डालते हैं, सर्फ डाल के हाथ से ऐसे ऐसे मिक्स करते हैं, तो थोड़ी देर तो घूमता है, फिर छोड़ देंगे ना तो क्या होगा, घूमते 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 फिर स्लो होते होते स्लो हो जाता है। तो स्लो क्यों हो गया, फिर रेस्ट में कैसे आ गया? उसी विस्कस नेचर की वजह से कि जब हम लोगों ने चम्मच को ऐसे घुमाया था पानी में, मान लो शक्कर मिला दिया, लेमन मिला दिया, ऐसे घुमाया ऐसे ऐसे, तो घूम रहा था जिग जिग जिग। अब फिर जब हम लोगों ने छोड़ दिया घुमाना, स्टीयरिंग करना छोड़ दिया, तो फिर हल्के हल्के स्पीड कम होते 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 रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उसके अंदर होता है विस्कस फोर्स, जो एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो मोशन को अपोज करता है। यानी लिक्विड के जो लेयर्स होते हैं उसके मोशंस होते हैं, उनके मोशन को अपोज करते हैं, और उस तरह से थोड़ी देर में वो स्लो हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं इसको यहाँ पे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लिख दिया। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। व्हेन अ लिक्विड इज इन ग्लास स्टीयर विद अ स्पून और रॉड, यानी एक ग्लास में एक लिक्विड को चम्मच से या किसी रॉड से अगर हम लोग स्टीयर करते हैं, इट मूव्स कोएक्सियली, मतलब बीच में देखते हैं बहुत तेज चलता है, फिर किनारे किनारे भी चलता है, कोएक्सियली घूमता रहता है। बट व्हेन स्टीयरिंग इज स्टॉप देन द लिक्विड ऑल्सो कम इनटू रेस्ट बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, यानी पानी जो है ना रेस्ट में आ जाता है विस्कोसिटी की वजह से। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दे रखा। ऐसे अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे या आप जब भी कभी स्विमिंग करेंगे पानी में, तो पानी जो है ना, जैसे हम लोग एयर में तो बहुत आसानी से चले जा रहे हैं, लेकिन पानी में अगर हम लोग स्विमिंग करेंगे ना, तो पानी एक तरह का रुकावट डालता है मोशन में, तो हम उतना फ्रीली स्विम नहीं कर, चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते जितना एयर में मूव कर लेते हैं। तो वाटर जो है ना एक तरह का, या पानी में ही, जैसे पानी में चलेंगे ऐसे ऐसे, मान लो सूखी जमीन पे चल रहे हैं बहुत फ्री, और पानी में पानी लगा हुआ है उसमें चलना चाहेंगे तो इतना फ्रीली नहीं मूव कर पाएंगे हम लोग।
जैसे बारिश वारिश हो जाता है, पानी लग जाते हैं, तो पानी लग जाते हैं तो जो कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी होता है तो देखो कितना मुश्किल हो जाता है चलना। गाड़ी तो जा नहीं सकता, साइकिल में नहीं जा सकता, तो हम लोग पैदल ही निकलते हैं, कपड़े वपड़े उठाकर अपने सर पे रख के, ठीक है ना। तो लेकिन उस वक्त इतना फास्ट नहीं चल पाएंगे जितना हम लोग पानी में मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या हुआ, एक तरह का विस्कस नेचर की वजह से ऐसा होता है कि हम लोग उतना फास्ट नहीं चल पाते, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा कि एक वाटर लेते हैं और एक हम लोग हनी लेते हैं, शहद शहद ले लेते हैं। अब शहद को और पानी को दोनों को मान लो एक ट्रे पे रखते हैं और दोनों ट्रे को स्लोप ऐसे बना देते हैं, तो कौन जल्दी नीचे आ जाएगा? पानी जल्दी नीचे आ जाएगा। अगर स्लोप बना दो, दो ट्रे पे रख लिए, यहाँ लिक्विड डालते हैं, यहाँ हनी डालेंगे, तो पानी फौरन नीचे आ जाएगा, लेकिन हनी देर से आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आया, इसकी भी विस्कस इसके भी विस्कस है, लेकिन हनी का यानी शहद का जो विस्कस नेचर है वो ज़्यादा है वाटर के कंपेयर में, ठीक है ना। तो विस्कसिटी एक नेचर होता है और वो मोशन के अपोजिशन में लगता है। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ बात आ गया? ये डेफिनेशन हो गया, ये एग्जाम्पल और जो कुछ मैंने बता दिया। आगे बताया क्या कि अगर हम लोग कोफिशिएंट, अगर विस्कोसिटी को निकालना चाहते हैं किसी लिक्विड का कितना विस्कोसिटी है, तो उसका एक रिलेशन होगा। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी किसी लिक्विड का कितना विस्कस नेचर है, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है लिक्विड को जब मोशन में लाते हैं, तो उसके लिए एक हम लोग रिलेशन निकालने जाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के नाम से टाइटल है। ये हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ने जा रहे हैं और उसको बताने जा रहे हैं कि क्या होता है ये। तो पहले हमने लिया कि देखिए एक लेयर बाय लेयर वाटर चलता है, तो सबसे बॉटम का जो लेयर है वहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसकी वेलोसिटी होता है। हम लोगों ने एक लेयर ले लिया, ये लेयर है, और ये एक दूसरा लेयर जो उसके ऊपर है, इस लेयर को मान लो इसका नाम P ले लिया और इस लेयर का नाम Q ले लिया, ठीक है ना। ये इधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर, इसकी वेलोसिटी v है और ग्राउंड से x हाइट पे है, ठीक। इसी तरह से क्या हुआ कि ये जो दूसरा जो लेयर है उसका जो वेलोसिटी है v प्लस डेल्टा v है, यानी थोड़ा ज़्यादा ही होगा, वेलोसिटी तो ज़्यादा होगा इस वाले लेयर से, तो इसकी वेलोसिटी इतना है, और इसकी जो हाइट है x प्लस डी एक्स, ये x प्लस डी एक्स है, ये इतने हाइट पे है। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता जाता है, तो हाइट बढ़ता जाए, डिस्टेंस बढ़ता जाए, हाइट बढ़ता जाए, इसको वेलोसिटी बढ़ता जाता है। तो क्या बताया कि ये दो लेयर ले लिया गया P एंड Q, और इसमें जो दोनों की जो वेलोसिटी है अलग अलग है, नीचे वाला का V, ऊपर वाला का V प्लस डेल्टा V है, नीचे वाला x हाइट पे है, दूसरा वाला x प्लस डी एक्स हाइट का हाइट पे है, और जैसे जैसे हल्के हल्के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ता जाता है। तो dx मतलब वेरी स्मॉल हाइट चेंज इन वेरी स्मॉल हाइट, और dv चेंज इन वेरी स्मॉल वेलोसिटी। dv का मतलब v में थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ गया, कितनी बात सुन। d का मतलब होता है बहुत स्मॉल। आगे चले हम लोग, एक होता है dv अपॉन dx, जानते क्या होता है? इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी जैसे यहाँ पे एक लेयर था, तो ये जो लेयर है इसकी जो वेलोसिटी है, बिल्कुल अगर ज़मीन पे टच कर रहा तो इसकी तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन इसके जस्ट ऊपर जो वेलोसिटी होगी उसकी थोड़ी सी वैल्यू होगी। तो थोड़ा सा जैसे हाइट बढ़ाया तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, फिर थोड़ा सा हाइट बढ़ाया थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ गई, फिर थोड़ा सा हाइट बढ़ाया फिर थोड़ी सी वेलोसिटी, तो थोड़े से हाइट पे वेरी स्मॉल चेंज इन हाइट, देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, इंक्रीज वेलोसिटी इज देयर, ठीक है ना। यानी थोड़ा सा अगर हाइट बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा वेलोसिटी भी बढ़ जाता है। तो ये है dv अपॉन dx, थोड़े से वेरी स्मॉल चेंज इन हाइट विल गिव स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू हाइट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। मैं इसका एक डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक। क्या बताया इसका डेफिनेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, यानी ये चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस इन द डायरेक्शन
ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, यानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से इतना जाएंगे डिस्टेंस बढ़ा, उससे ऊपर जाएंगे उससे ज़्यादा डिस्टेंस ऊपर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं डिस्टेंस बढ़ता जाता है, लेकिन दो लेयर के बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन डिस्टेंस होता है उसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। और ये हमारा एफ होता है ड्रैगिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ऊपर वाला आगे जाना चाह रहा है, पीछे वाला को अपने साथ ले जाना चाह रहा है, लेकिन पीछे वाला स्लो होने की वजह से वो आगे वाले को भी स्लो कर देता है, और पीछे की तरफ एक नेट फोर्स लगता है जिसको हम लोग ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, अभी बताया था मैंने। अब ये जो विस्कस फोर्स है ये किन किन पैरामीटर पे डिपेंड्स करता है, ठीक है, किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो बताया क्या कि ये जो विस्कस फोर्स है सबसे पहले एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है, यानी जो दो लेयर्स हैं वाटर के, जो दो लेयर्स हैं या जो स्ट्रीमलाइन लेयर्स है, वो दोनों लेयर का एरिया कितना कांटेक्ट में है, एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी ये दोनों लेयर का एरिया कितना है उस पे ये जो ड्रैगिंग फोर्स है ये डिपेंड करता है। सो ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू लेयर्स। कितनी बात सुन रही? इसी तरह से बताया क्या, दिस ड्रैगिंग फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कितना डिस्टेंस पे कितना उसकी वेलोसिटी है उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इस पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, मैं इसे मिटा के लिखता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर मैं इसको लिखता हूँ कि वेलोसिटी ड्रैगिंग फोर्स जो है या विस्कस फोर्स जो है किस किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दे रखा न्यूटन लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ दिस विस्कस फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस। टेंजेंशियल का मतलब ये है कि लेयर बाय लेयर कर रहा है ना, तो एक बॉडी एक दूसरे के सरफेस पे एक्ट करता है, टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट फोर्स लगता है। तो ये जो हमारा विस्कस फोर्स है टेंजेंट के अलोंग लगता है, टेंजेंट का मतलब सरफेस टू सरफेस लगता है, ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगता है। और क्या बता, विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन, पहला दे रखा है दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ लेयर्स। लेयर्स का जो एरिया है उसके उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ऐसे ही दूसरा दे रखा है दिस फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। इट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the velocity gradient, velocity gradient, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग वी गेट, क्या मिलेगा, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dB अपॉन dt dx, ये दोनों को कंबाइन कर A dB अपॉन dx। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक। तो अब ये यहाँ पे तो जगह है नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F इज, एक कांस्टेंट यूज करते हैं वो एटा कहलाता है, एटा A dB अपॉन dx। लेकिन यहाँ पे जो ना माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस का साइन क्यों लगाते हैं कि जिस तरफ से वेलोसिटी होता है या वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, लिक्विड तो राइट में मूव करता है लेकिन जो विस्कस फोर्स है उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो विस्कस फोर्स है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये माइनस में दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो एटा है ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है।
या जो भी यहाँ पे लिक्विड है उसकी कितना विस्कोसिटी है उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है ना, कितनी बात सुन में। तो ये एक रिलेशन दे रखा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। आगे भी बहुत कुछ है, इसे नोट करिए, फिर मिटा के बताता हूं। अब क्या बताया कि मान लो यहाँ पे जो दो सरफेस लेते हैं, अगर उसका एरिया जो है 1 यूनिट स्क्वायर हो, एरिया मान लो उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 1 मीटर स्क्वायर है, दोनों का लेते हैं, ठीक है, जो कांटेक्ट में है, तो ए का वैल्यू 1 ले लेते हैं और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी 1 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो क्या लेते हैं, इफ ए इज 1 यूनिट स्क्वायर, 1 यूनिट स्क्वायर and dv upon dx is 1, then f is equal to minus eta। ठीक है, ये तो माइनस जो साइन है तो ये तो डायरेक्शन बताता है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये तो माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है, और मैग्नीट्यूड यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर होगा, ये फोर्स के बराबर होगा। या ड्रैगिंग फोर्स किसके बराबर होगा, लिक्विड के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, लिक्विड का ड्रैगिंग फोर्स कितना होगा, अगर 1 यूनिट एरिया लेते हैं और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है 1 यूनिट है, तो वहाँ पे जो विस्कस फोर्स होगा वो ड्रैगिंग फोर्स के बराबर होगा, या फिर ड्रैगिंग फोर्स जो होगा विस्कोसिटी के बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर होगा। ठीक, तो ये दे रखा है, एक यहाँ पे इसका रिलेशन लिख देता हूँ मैं। ठीक, ये हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ड्रैगिंग फोर्स के बराबर बोल सकते हैं और अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। क्या बताया कि जब यूनिट एरिया है, when there is a unit area and the velocity gradient is 1 unit, then at that time whatever the force of dragging force is there, that is equal to coefficient of viscosity। तो एक तरीका ऐसे भी है और एक ये तरीका भी है, दे रखा है बुक में तो मैंने लिख दिया। coefficient of viscosity is a tangential force required to maintain a unit velocity gradient, unit velocity gradient dv upon dx, unit velocity gradient between its two parallel layers of unit area। unit area मतलब 1, अगर यूनिट एरिया है, दो पहले लेयर्स है, तो उनके बीच में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है 1 अगर रखना चाहते हैं, तो उस वक्त जितना हमें ड्रैगिंग फोर्स की ज़रूरत होगी, टेंजेंशियल फोर्स की ज़रूरत होगी, या जितना उस वक्त टेंजेंशियल फोर्स होगा वही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर होगा। ये एक हमारा लिटरल हमने डेफिनेशन लिख दिया। आप जैसे चाहे जो कन्वीनियंट हो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बताया कि इसका यूनिट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इसका यूनिट क्या होता है, विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है। ठीक है ना, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं हम लोग क्या होता है। ये लिखा था फोर्स इज इक्वल टू एटा ए डीवी अपॉन डी एक्स, ये था ना हमारा फॉर्मूला। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। अगर हम लोग इसको निकालना चाहते हैं तो एटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डी एक्स अपॉन डी वी। ये देखिए, ये ए को इधर ले गया तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया, ये डी एक्स ऊपर जाएगा, डी वी नीचे चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये हमारा फोर्स है, ये एरिया है, ये डी एक्स है, ये डी वी है। ठीक, इसका ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालेंगे। अब हम लोग निकालना चाहते हैं सीजीएस सिस्टम में, है ना, दो सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में भी है, एसआई सिस्टम में भी है। तो सीजीएस सिस्टम में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो पॉस होता है। ठीक है, इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ एटा इज पॉस, ये है POISE, पॉस। ठीक है, अब इसका अगर एसआई सिस्टम में इधर अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर सीजीएस सिस्टम में लेते हैं तो कितना होगा, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन। ठीक है ना, और ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है सेंटीमीटर। ठीक है ना,
सेंटीमीटर, और ये होगा वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या यहाँ से सेंटीमीटर कट जाता है सेंटीमीटर, और ये सेकेंड पर सेकेंड, और सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नीचे सेंटीमीटर है तो ऊपर आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वन पॉज जो है, ये वन पॉज जो है 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो सीजीएस सिस्टम में है। एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होता है, इन एसआई सिस्टम its unit is डेकापॉज, ठीक है, डेकापॉज भी कहते हैं। और एक, ठीक है, ऐसा सिस्टम में क्या हो गया, डेकापोज भी बोलते हैं, डेकापोज भी बोलता है, और पॉसिली, पॉस POISE है ना, जैसे ये पॉज था ना वही है, POISE, पॉसिली UILE, इसके आगे पॉसिली, ये नाम है साइंटिस्ट का, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी में से आधा पॉस लिया गया। डेका का मतलब क्या होता है, वन डेका पॉस, या वन पॉसिली इज इक्वल टू 10 पॉस। डेका का मतलब ही होता है, डेका का मतलब 10, ठीक है। तो 1 पॉसिली 10 पॉस के बराबर होता है। कितनी बात सुन में आई? तो एक डेफिनेशन मैं यहां लिख देता हूं, इसी को 1 पॉसिली को, ठीक बोलते हैं। तो हम लोग एसआई सिस्टम है, तो एसआई सिस्टम में पॉसिली जो है ना, 1 पॉसिली को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो मैंने लिखा है, ये यहां से लेते हैं। 1 पॉसिली डिफाइंड एज अ टेंजेंशियल फोर्स ऑफ, ये फोर्स है, अ टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन हो गया, ये एरिया मीटर स्क्वायर, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन द सरफेस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी है, to maintain a relative velocity of 1 meter per second between the two layers of liquid 1 meter apart। क्या मतलब हुआ कि दो लेयर्स जो 1 मीटर के दूरी पे है, उन दोनों लेयर के बीच में जो, अब दोनों लेयर के जो बीच की जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड है, लेयर की स्पीड जो है ना 1 मीटर पर सेकेंड है, और जो फोर्स चाहिए 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस वक्त जितना टेंजेंशियल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा उसको हम लोग कहेंगे 1 पॉसिली। सो 1 पॉसिली डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर on the surface is required to maintain a relative velocity of 1 meter per second between the two layers of liquid which is 1 meter apart। 1 मीटर यानी कि दो लेयर जो है, अगर दो लेयर ऐसे, एक लेयर है एक दूसरा लेयर है, और इनको 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड यानी कि 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड अगर चाहते हैं रहे, तो हमें 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और इस वक्त जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा, ड्रैगिंग फोर्स लग रहा होगा, वो हमारा 1 पॉसिली के बराबर होगा, ठीक है ना। ये हमारा एक छोटा सा डेफिनेशन दे रखा है। आगे चले हम लोग, ये हमारा यूनिट हो गया। अब क्या बताया कि यहाँ के, ये तो हमारा जो विस्कस जो होता है, विस्कसिटी जो होता है, बेसिकली एक तरह का लिक्विड फ्रिक्शन होता है। जो वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, मोशन के अगेंस्ट में लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड फ्रिक्शन। और एक होता है सरफेस पे जो लगता है, वो भी एक फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे एक टॉपिक दे रखा है कि दोनों फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है, विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शन, या विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शनल फोर्स, लिक्विड फ्रिक्शन एंड एयर फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है। तो हम थोड़ा सा 2-3 चीज़ों का डिफरेंस मैं लिख देता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड फ्रिक्शन एंड एयर फ्रिक्शन। ओके, इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं क्या बताया कि कंपैरिजन बिटवीन
विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन, इन दोनों में विस्कस जो लिक्विड होता है उसके जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है वो, और जो सॉलिड से फ्रिक्शन लगता है वो, उन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों में क्या सिमिलरिटीज है पहले वो हम लोग देख रहे हैं, फिर उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देख लेंगे। तो सिमिलरिटी में क्या बताया, पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी, यानी दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया कि दोनों विस्कस फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों उस वक्त वर्क करते हैं जब बॉडी मोशन में आता है। जब बॉडी रेस्ट में होगा तो फ्रिक्शन नहीं लगता, जब बॉडी लिक्विड रेस्ट में होगा तब भी विस्कस फोर्स भी नहीं लगेगा, लेकिन जब लिक्विड मूव करना शुरू करेगा तब फिर विस्कस फोर्स काम करना शुरू करेगा, या बॉडी जब मूव करता है सरफेस पे तब फ्रिक्शनल फोर्स काम करना शुरू करता है। तो ये दोनों ही फोर्स उस वक्त काम करते हैं जब बॉडी मोशन में आता है, उसी को लिखा गया बोथ विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। जब मोशन होगा तभी ये काम करना शुरू करेंगे। और क्या बताया कि ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मोशन के अपोजिट में काम करता है। तो दूसरा पॉइंट दे रखा है, ये दूसरा पॉइंट दे रखा बोथ अपोज द मोशन, यानी कि विस्कस फोर्स भी मोशन को अपोजिट में होता है तो अपोज करता है, फ्रिक्शन में भी मोशन को अपोज करता है। और तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, ये दोनों ही फोर्स मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन की वजह से होता है। लिक्विड में भी मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सॉलिड में भी इंटरैक्ट करते हैं, तो इन दोनों में ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन की वजह से होता है। वो मैं तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ, ये तीसरा पॉइंट दे रखा बोथ आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो ये तो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी है जो उसमें भी है, विस्कस फोर्स में मिलता है और जो ड्राई फ्रिक्शन में मिलता है। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस कौन कौन से पॉइंट का है। ठीक, यहां से नोट कर लीजिए इसको। ये दे रखा विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन, एक पॉइंट में क्या, जिससे कि हम लोग विस्कस फोर्स पे बताया था कि अभी जो विस्कस फोर्स होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, जितना दो लेयर्स का एरिया कांटेक्ट में आएगा उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स होता है। तो ये लिखा है द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू लेयर्स। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, वो नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर कैसा है, पॉलिश्ड है, लेस पॉलिश्ड है, रफ है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा बताया क्या कि ये जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये वेलोसिटी पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है विस्कस फोर्स, लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता, है ना। ये दूसरा पॉइंट लिख दिया। बताया क्या विस्कस फोर्स जो ना इट डज नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू लेयर्स व्हिच इज इन कांटेक्ट। जैसे हम लोगों ने फोर्स बताया कि dv अपॉन dx, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना उन दोनों लेयर का, उस पर विस्कस फोर्स डिपेंड करता है। लेकिन सॉलिड में जो फ्रिक्शन होता है उन दो बॉडी के सरफेस के रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये डज नॉट डिपेंड अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, ऊपर कितना वेलोसिटी चल रहा है नीचे कितना, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये डिपेंड नहीं करता। तीसरा एक पॉइंट दे रखा है कि ये जो है ना सॉलिड फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, मगर ये जो है विस्कस फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि जहां पे रखा गया उसके ऊपर में कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो कोई चीज रख रहे हैं ऐसे, तो कितना नीचे फोर्स लग रहा है उसका कितना रिएक्शन हो रहा है। तो विस्कस फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये तीसरा पॉइंट है और ये मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं। ये तीसरा पॉइंट हो गया, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ टू लेयर्स। ये विस्कस फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। कितनी बात सुन में। तो ये है हमारा सॉलिड फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स का डिफरेंस। अब अगला जो एक छोटा सा टॉपिक दे रखा वो ये है कि विस्कस फोर्स जो है, विस्कस नेचर जो है, वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। तो कुछ एप्लीकेशन है, वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन कुछ कॉमन एप्लीकेशन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ विस्कस नेचर ऑफ अ फ्लूइड और लिक्विड, लिक्विड का विस्कस नेचर का हमारा क्या एप्लीकेशन है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। क्या दे रखा है, ये विस्कसिटी को यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन मशीन, यानी हमारे जो मशीनें होती हैं जो चलती हैं, जैसे
कोई मशीन है वो पार्ट्स मूव करते रहता है, तो आपस में फ्रिक्शन की वजह से वियरिंग एंड टीयरिंग होता है, घिसता है, टूटता है। तो उसको अच्छा से चले, स्मूथ चले, उसके लिए उसके अंदर लुब्रिकेंट लगाते हैं, ग्रीसिंग, जैसे साइकिल में, बाइक में ग्रीसिंग होती है, ऑयलिंग होती है। ये जो ऑयल है, ये जो ग्रीस है, ये क्या करते हैं, ये अच्छे से बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं, स्मूथली चलने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी मशीनें होती हैं, उसके अंदर ऑयलिंग करते रहना पड़ता है, क्योंकि उसके पार्ट्स को स्मूथ चलने के लिए हमें लुब्रिकेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो विस्कोसिटी होता है, लुब्रिकेंट जो होता है ना, उसकी विस्कस नेचर की वजह से ही वो मशीन के पार्ट्स बहुत अच्छे चलते हैं। तो कौन से मशीन में कौन सा लुब्रिकेंट अच्छा काम करता है या उसकी ज़रूरत है, उसी के हिसाब से उस लुब्रिकेंट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे बाइक में जो लुब्रिकेंट आता है, इंजन को ख़राब ना हो जाए, तो उसका लुब्रिकेंट का जो इंजन फ्यूल होता है उसका ऐड आता है, टीवी पे देखते हैं ना, इंजन ख़राब हो जाएगा अगर ये ऑयल नहीं यूज़ किया तो का बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐड देती है लुब्रिकेंट के लिए। तो मशीन किसी भी तरह का हो, अगर वो चलता है तो उसको स्मूथ चलने के लिए एक रेगुलर विस्कस लिक्विड, कोई भी ऑयल हो, लुब्रिकेंट हो, कोई भी, उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, और वहाँ पे इसका यूज़ होता है। कितनी बात सुन में ही। दूसरा जो यूज़ है, यूज एज बफर टू एब्जॉर्ब द शॉक ऑफ मूविंग बॉडी, यानी ये जो है, जब कोई बॉडी मूव करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब चलता है, तो उसमें झटके लगते हैं, तो उस झटके को एब्जॉर्ब करने के लिए ये एक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है। जैसे मान लो हम लोग साइकिल या बाइक चलाते हैं तो गड्ढे आ जाते हैं, तो गड्ढे में बाइक का पहिया अंदर चला गया, तो अंदर जब जाएगा तो नीचे दब जाएगा। अगर हम उसके अंदर जो है ना स्प्रिंग लगाते हैं, स्प्रिंग लगाते हैं तो क्या होता है कि वो दब के ऊपर, अब कंप्रेशन करके फिर रियरफेक्शन करके दोबारा से हैंडल ऊपर आता है, नीचे ऊपर होता है। तो अगर उसके अंदर फिर उसको जो है ना सही से काम करे, उसके अंदर लुब्रिकेंट भी डालना पड़ता है, वरना क्या होगा कि वो बार बार ऊपर नीचे करके टूट जाएगा। तो उसको लुब्रिकेंट रहेगा तो उसकी लाइफ बढ़ेगी। ठीक है, तो बाइक है, फोर व्हीलर है, ट्रेन है, साइकिल है, अगर चलते, जैसे ट्रेनें चलती हैं, तो ट्रेन जब ब्रेक लगाती है तो एक बॉगी दूसरे बॉगी को धक्का लगाता है, लेकिन उसी बीच में उनको जर्किंग को, यानी धक्का जब लगेगा तो ट्रेनों में आवाज़ ना हो या डिसबैलेंस ना हो, तो उसको बहुत स्मूथ रुकने के लिए उनको एक हम लोग इस तरह का लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, जिससे वो शॉक को एब्जॉर्ब करे। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको मोशन में चलता है, और उसके जो झटके हैं, उसमें जो झटके लगते हैं, उस झटकों को बर्दाश्त करने के लिए उसके अंदर लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है। ऐसे और भी कई जगह यूज़ होते हैं, छोटी बड़ी बहुत सारे यूज़ हैं, मगर ये दो मैंने कॉमन यूज़ बता दिया। ओके, ये हो गया हमारा विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी का नेचर, रिलेशन, डराइव, फॉर्मूले, यूनिट्स वगैरह वगैरह हो गए। और इसके बाद हम लोग करेंगे इसका न्यूमेरिकल। वो बच्चे जो हमारे वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि नीट जेई को एक बार में क्रैक कर ले तो। वरना फिर चाहे तो रिपीट करते रहे, तैयारी करते रहे, इसकी कोई बात नहीं है। और वो बच्चे जो आने वाले दिनों में, वो बच्चे जो 8, 9, 10 में आने वाले दिनों में नीट जेई की तैयारी करेंगे या टेस्ट देंगे, वो तो ज़रूरी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग कंटेंट के साथ साथ आपको गाइडलाइन, प्लान वगैरह सब देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि गाइडलाइन और प्लान के अंडर में रहें और सक्सेस लें, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।